नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन साइकोलॉजी के इस सेशन में हम लर्निंग पे डिस्कशन करेंगे। लर्निंग, जिसके लिए स्किनर ने कहा कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि हमारे व्यवहार का रिकॉन्सिलिएशन है। ये हमारे व्यवहार का रिकॉन्सिलिएशन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के द्वारा होता है। नॉलेज यानी ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो पहले से प्राप्त ज्ञान में कुछ परिवर्तन लाता है। तो ये जो परिवर्तन है यही एक्विजिशन है। ग्रहण करना मतलब क्या है कि जो हमारे पास नहीं था उसको प्राप्त कर लेना, इसके कारण कुछ परिवर्तन आता है। ये जो परिवर्तन है ये जब हमारे व्यवहार में आता है और रिलेटिवली परमानेंट होता है, तो तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, तो इसे लर्निंग कहते हैं। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो तुलनात्मक रूप से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही लर्निंग यानी कि अधिगम है। तो ये जो अधिगम है इसे केवल व्यवहार में चेंज के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन व्यवहार में चेंज को एक परिवर्तित लर्निंग के रूप में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इसे हम देख सकते हैं राइटिंग में, रीडिंग में, प्लेइंग में। राइटिंग, जब हमने पहली बार लिखना सीखा था तो हमारे लिए वो एक नया अनुभव था। इसी अनुभव को हमने सीखा और एक नई नॉलेज के रूप में ग्रहण कर लिया, जिसके कारण हमारे व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन आया। यहीं अगर एक एग्जांपल ले रीडिंग का, तो जब हमें पढ़ना नहीं आता था उससे पहले उन अक्षरों का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन हमने जब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की, जब हमने उस ज्ञान को ग्रहण किया, तो हमने पढ़ करके उन चीजों का अर्थ निकालना चालू कर दिया और उसके बाद जब भी वो अक्षर हमारे सामने लिखे थे तो हमने उनको अर्थपूर्ण रूप में पढ़ा। ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया और यही लर्निंग है। या इसको प्लेइंग में ही ले लीजिए कि जब हम खेलने के लिए पहली बार ग्राउंड में गए तो उस खेल का हमारे लिए कोई महत्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमने उसे स्टेप बाय स्टेप सीखना चालू किया तो हमारे व्यवहार का वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और इस तरीके से लर्निंग ने हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर दिया। पर इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि केवल व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। हमारे एक्सपीरियंसेस में, अनुभवों में नए अनुभवों को जोड़ना भी लर्निंग के रूप में देखा जा सकता है। आप रॉक क्लाइंबिंग पे गए और पर्वत पे चढ़ने के बाद जो एहसास हुआ, वो जो अनुभव था, वो भी लर्निंग है। आपने पहली बार बलून की यात्रा की, आपका अनुभव लर्निंग है। आपने पहली बार राफ्टिंग की, सोच करके देखिए, वहां पे आपने एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं किया, लेकिन वो अनुभव जो आपको प्राप्त हुआ वो अपने आप में ही एक लर्निंग है। तो इस तरीके से पुराने एक्सपीरियंसेस में अगर हम नए एक्सपीरियंसेस को समायोजित कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ये भी लर्निंग है। इसीलिए वाइगॉत्स्की जैसे बड़े थिंकर ने ये कहा है कि डेवलपमेंट को लर्निंग पीछे छोड़ देती है, यानी लर्निंग डेवलपमेंट से भी आगे बढ़ जाती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंट और लर्निंग एक ही रूप में देखी जाती है शुरुआत में, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारी लर्निंग ज्यादा हो जाती है और डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। ये किस रूप में हो सकता है? ये हो सकता है सिमुलेशन के रूप में, या ट्रेनिंग के रूप में, या प्रैक्टिस के रूप में। आप याद करके देखिए, जब आपकी बीएड या डाइट ट्रेनिंग होती है, या फिर आप किसी भी तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं, तो वो बहुत थोड़े से समय में, उस वर्कशॉप में, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत थोड़े समय में आप बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं। तो आपका डेवलपमेंट तो थोड़ा है, लेकिन लर्निंग ने आपके डेवलपमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। यही होता है जब आप किसी चीज को निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, या फिर आप एक सिमुलेटेड प्रैक्टिस करते हैं आजकल, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड प्रैक्टिस का भी जमाना आ गया है जिसे सिमुलेशन कहते हैं, जिसके दौरान आप रियल लाइफ की सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं तकनीकी द्वारा और उसमें अपनी क्षमताओं की जांच करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं लर्निंग डेवलपमेंट को बहुत पीछे छोड़ देती है। तो सिमुलेशन, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, ये सब लर्निंग के तरीके हैं कि हम किस तरीके से लर्निंग को कर सकते हैं, और फिर हम इस लर्निंग को जो हमने प्राप्त की है उसे ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? एक जगह से प्राप्त हुई लर्निंग, किताबों से प्राप्त हुई लर्निंग, किताबों से प्राप्त किया गया ज्ञान, उसे जब हम किसी दूसरी जगह पे लागू करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में लागू करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि एक बच्चे ने घुड़सवारी के बारे में पढ़ा और फिर उसने घुड़सवारी की, तो उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। आपने साइकिल चलानी सीखी,
उसके बाद आपने मोटर बाइक चलाने के बारे में पढ़ा और फिर आपने मोटर बाइक चलाई, तो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई। तो जब हम किसी एक जगह की नॉलेज को किसी दूसरी जगह पे लागू करते हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, इसको ट्रांसफर की जा सकती है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकती है, वन टू ग्रुप ट्रांसफर होती है, ग्रुप टू वन ट्रांसफर हो सकती है, और लर्निंग सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भी ट्रांसफरेबल है। तो है ना मजे की बात। लेकिन जो लर्निंग है इसे आगे आने वाले एजुकेशनल थिंकर्स ने 3 भागों में बांटा। खास करके बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इसे 3 भागों में बांटा। इसके 3 डोमेन देखे, एक साइकोमोटर डोमेन, एक कॉग्निटिव डोमेन और तीसरा अफेक्टिव डोमेन। पर जब हम स्कूल में लर्निंग करते हैं या स्कूल के बाहर लर्निंग करते हैं तो इसमें हमें इंटीग्रेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए, यानी कि हमें लर्निंग को बांट करके नहीं बल्कि एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो वूम टू टूम चलता ही रहता है, आपकी पैदाइश से और उसके बाद में भी। और जहां तक भारतीय कल्चर की बात करें तो आपको अभिमन्यु की लर्निंग याद होगी। हमारे तो पैदा होने से पहले ही लर्निंग चालू हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग का संबंध एनवायरमेंट और जीन यानी हेरिडिटी दोनों से ही है। तो लर्निंग को, अधिगम को हमेशा इंटीग्रेटिव अप्रोच में करवाइए, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक और इमोशनल सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो। इसे करने के लिए बच्चे तैयार हों। जो बच्चे सीखते हैं, जो व्यक्ति सीखने वाला है, उसके अपने सीखने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपका जो लर्निंग देने की जो जरूरत है वो उसकी जरूरत के आधार पे होनी चाहिए। तो बेसिकली आप जो भी सिखा रहे हैं उसे सिखाने से पहले आपको ये जांच करनी पड़ेगी कि आपसे जो सीखने वाला है वो सीखने वाले के सीखने का प्रकार क्या है। तो बेसिक रूप है यानी आधारभूत संरचना में आधारिक रूप से ये 4 प्रकार के थिंकर्स होते हैं या 4 प्रकार के लर्नर्स होते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिसमें कि कुछ लोगों को देख करके समझ में आता है, कुछ लोगों को सुन के ज्यादा बेहतर समझ में आता है, कुछ को पढ़ के और कुछ को करके। आप याद रखें कि कोशिश करें एक्लेक्टिक अप्रोच अपनाने की, क्योंकि कक्षा में कोई एक प्रकार का विद्यार्थी तो होता नहीं है, कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। तो आप जितना एक से ज्यादा मेथड्स को एक साथ जोड़ करके पढ़ाएंगे विद्यार्थियों के लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। तो जिस प्रकार की लर्निंग में एक से ज्यादा स्टाइल्स मिले होते हैं उस मेथड में, उससे लर्निंग ज्यादा बेहतर हो पाती है। पर हमें सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम विद्यार्थियों के लर्निंग स्टाइल को जरूर समझ लें और उसी के आधार पे अपने लेसन्स को प्लान करें, और अल्टीमेट आउटकम के रूप में आपके पास में एक ऐसा आउटकम आएगा जिसमें कि आपका शिक्षा शास्त्र सफल होगा, बच्चों को लर्निंग अधिकतम मिलेगी और वो उनके पास स्थायी रहेगी लंबे समय तक, और इस तरीके से उनके व्यवहार में सकारात्मक परिणामों को, सकारात्मक परिवर्तनों को देखा जा सकता है उनके नए एक्सपीरियंसेस के रूप में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।